हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता है अच्छे होंगे। आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग पर, जिसमें आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के फंक्शन और फैक्टर और इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा। इसमें टोटल 57 क्वेश्चंस की सीरीज है और ये के सारे स्पोर्ट ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे भी एग्जाम्स में आते रहेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं या आपने फिजिकल एजुकेशन कर रखा है तो आप जानते होंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बिना फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी गेम्स को जानना और किसी रूल्स को जानना ये कोई भी कर सकता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब आपने अगर बीपीएड एमपीएड या कोई भी आगे कोर्स किया है फिजिकल एजुकेशन का तो आपने ये सारी ट्रेनिंग की है और आपको इन सब चीज़ का अच्छा नॉलेज है तो आप स्पोर्ट ट्रेनिंग दे पाएंगे। क्योंकि ये केवल देख के सीखने वाली चीज़ नहीं है कि ये खुद करके सीखने वाली चीज़ है जिसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। क्योंकि मैं आपके लिए कंटिन्यू ऐसे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपको अपकमिंग फ्यूचर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैन बी बेस्ट ट्रेंड फॉर परफॉर्मेंस इन एंडोरेंस इवेंट बाय एंगेजिंग इन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को धीरज घटनाओं में प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज सी, एरोबिक्स। एरोबिक्स कार्डियोवैस्कुलर का सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एक्सरसाइज होता है और ये फास्ट तरीके से ज़्यादा किया जाता है। मीन्स इसकी एक्सरसाइज स्पीड से होती है, इसमें आपको इंटरवल कम से कम लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव थ्रू। एरोबिक फिटनेस किसके माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। मीन्स जब आप लंबी दूरी की दौड़ करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से आपको सबसे अच्छी फिटनेस भी मिल जाएगी लंबी रनिंग करने से या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने से। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं तो आपका हार्ट ज़्यादा ब्लड दे रहा है पूरे बॉडी को। वो ब्लड ज़्यादा नहीं देगा, ब्लड वो उतना ही देगा जितना दे रहा था, मगर जो उसकी जो सप्लाई होगी वो अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से कंटिन्यू होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेंटेन एज ए प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, इकोनॉमी ऑफ मोमेंट। मोमेंट की अर्थव्यवस्था, इसका खेल के प्रशिक्षण में कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए एक सिद्धांत के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेनिंग साइकिल विच हैव नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 3 to 10 डेज इज कॉल्ड। प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 10 दिनों की होती है उसे कहा जाता है। मीजो साइकिल, माइक्रो साइकिल, मार्को साइकिल, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी, माइक्रो चक्र। अब यहाँ पर मेसो चक्र, माइक्रो चक्र और मार्को चक्र दिए हैं तो इनकी अवधि आप थोड़ी सी जान लें कि कौन कौन कितने कितने दिनों का होता है। तो माइक्रो साइकिल, जैसे कि नाम ही माइक्रो है तो ये शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल होती है। ये 1 वीक से 2 वीक की भी हो सकती है और 3 से 10 दिन की भी हो सकती है। मार्को की बात करें, मार्को चक्र या माइक्रो साइकिल, तो सबसे ज़्यादा लंबा चक्र इनका ही चलता है। आप जैसे मान सकते हैं कंपटीशन सेशन तक के लिए होता है। जैसे कंपटीशन आपका 6 महीने बाद या साल भर बाद है तो कंप्लीट आपको ये ट्रेनिंग करनी ही है जब तक कि आपका कंपटीशन नहीं हो जाता है। तो इसका चक्र 6 माह से लेकर 6 मंथ to 4 ईयर हो सकता है। जैसे कि नेम से ही कंफर्म हो रहा है, मेसो, माइक्रो, मार्को, ये 3 से 4 वीक का हो सकता है या 1 से 2 महीने का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द एबिलिटी टू रिलीज मैक्सिमम मस्कुलर फोर्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। कम से कम समय में अधिकतम पेशी बल को छोड़ने की क्षमता को कहा जाता है। मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर पावर, 1 RM। करेक्ट आंसर इज सी, मस्कुलर पावर। क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ काबू पाने की क्षमता को कहा जाता है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब इसमें आप जैसे देखेंगे कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ एंडोरेंस होता क्या, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ। जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में जब आप स्नैच वगैरह करते हैं तो एकदम से पावर लगा के स्नैच करते हैं, ये आ जाएगा आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कि आपने जो भी पावर लगाया एकदम से पावर लगाया। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब जब आप स्नैच कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगा के वेट को उठा सकते हैं। मीन्स आप कितना वेट उठा रहे हैं, ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब ये है कि जब आप उस वेट को उठाते हैं तो कितनी देर तक आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या रोक सकते हैं। वेट लिफ्ट के एक एग्जाम्पल से आप तीनों चीज़ आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चीफ थॉट ऑफ इफेक्टिव पीरियोडाइजेशन शुड बी। प्रभावी अवधि के लिए मुख्य विचार होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिस, बेस क्रिएशन, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म।
करेक्ट आंसर इज डी, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म, शीर्ष रूप की उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर एम टू ट्रांजिशन पीरियड इज, ट्रांजिशन काल का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, रिकवरी या स्वास्थ्य लाभ। ट्रांजिशन काल का मतलब ये होता है कि आपको इसमें जो मस्कुलर पावर होती है उसको रीजनरेट करने के लिए टाइम मिल जाता है, और उस टाइम मिलने के लिए रिकवरी जरूरी होती है। जब आपको टाइम मिलेगा तभी रिकवरी होगी। अगर आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कंटिन्यू रन करने के बाद अगर आप रुक गए तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जैसे अगर आप जिम में वेट उठा रहे हैं तो वेट उठाते उठाते जैसे ही आपने रेपिटेशन उसके निकाले तो आप थक जाएंगे, और तुरंत आपने उसकी रिकवरी की, फिर आप चाहें तो उतने ही रिपीट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रिकवरी का प्रोसेस होता है ट्रांजिशन कॉल। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम इज केप्ट, ट्रांजिशनल अवधि के दौरान तीव्रता और मात्रा रखी जाती है, ज़्यादा कम दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, लो। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब जैसे आपको बताया गया रिकवरी के लिए प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब रिकवरी के लिए प्रोसेस होगा तो आप जब रुकेंगे, जब आपको रिलैक्स दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज 40 से 50% आपका जो कम्पिटेटिव फेज़ होता है ना वो कम हो जाएगा। और जब 40 से 50% कम्पिटेटिव फेज़ मतलब आपको रिलैक्स मिल गया है, तो जो ट्रांजिशनल पीरियड की अवधि, ट्रांजिशनल अवधि की तीव्रता और मात्रा है वो कम हो जाती है। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाएं या ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें जो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें एक समय में आप फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यूज़ ए हाई अमाउंट ऑफ सेट, आप सेट का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लें, ठीक है, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दी रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड, थकान के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता को कहा जाता है। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, एजिलिटी। करेक्ट आंसर इज सी, एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीक्वेंट स्ट्रेस ऑन द बॉडी एंड कांस्टेंट ओवरलोड विल आउटकम इन, शरीर पर बार बार तनाव लगातार ओवरलोड होने का नतीजा होगा। मांसपेशी की ताकत में वृद्धि, थकावट और चोट, पेशी धीरज, मांसपेशी की अतिवृद्धि। शरीर पर लगातार तनाव डालेंगे, ओवरलोड डालेंगे तो उसका केवल एक ही रिजल्ट आता है, इंजरी, थकावट और चोट। इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी ट्रेनिंग को ले रहे हैं तो उस ट्रेनिंग के बाद में रिकवरी प्रोसेस या इंटरवल पीरियड दिया जाता है ताकि चोट और थकावट दोनों ना आए। क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट मेथड टू स्ट्रेंथ इन एथलीट इज, एथलीट में ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डिप्स एंड स्क्वाट, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। बिना वेट ट्रेनिंग के आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन एथलीट स्टार्ट स्प्रिंटिंग इन द मॉर्निंग बिफोर हैविंग ईटिंग एनीथिंग, फर्स्ट सबस्ट्रेट टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी विल बी, यदि कोई एथलीट कुछ भी खाने से पहले सुबह घूमना शुरू कर देता है तो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाला पहला सबस्ट्रेट होगा, क्या होगा? बसा, केटोन बॉडीज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। करेक्ट आंसर इज सी, ग्लाइकोजन। क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन होता है वो एनर्जी के रूप में यूज होने लगता है, या बॉडी उसको एनर्जी के रूप में लेने लगती है। और जो ग्लूकोज होता है वो सबसे ज़्यादा स्टोर कहाँ होता है? लीवर में होता है और मसल सेल में होता है। तो लीवर और मसल सेल से ये ग्लूकोज, जो ग्लूकोज इकट्ठा होता है, इसका प्रोसेस चालू हो जाता है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोसिस प्रोसेस के दौरान ये पूरे शरीर में जाने लगता है अपने आप, और इससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, ए गुड ट्रेनिंग मेथड फॉर डेवलपिंग स्पीड इज, विकासशील गति के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण तरीका है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर इज सी, इंटरवल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्रेनिंग मेथड बेस्ड ऑन वर्क एंड रिकवरी, काम और रिकवरी के आधार पर कौन सी प्रशिक्षण है? निरंतर अंतराल, फार्टलेग, स्प्रिंटिंग। काम और रिकवरी के आधार पर अंतराल ट्रेनिंग ही सबसे बेस्ट है, जिसको हम लोग इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं या जिसको इंटरवल बोलते हैं। क्योंकि लगातार काम करने के बाद अगर आप रिकवरी नहीं लेंगे तो एक टाइम के बाद आप उस काम में फेल हो जाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इंटरवल ले रहे हैं तो रिकवरी हो जाएगी, तो आप उस काम को फिर से उतना ही अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर एंडोरेंस डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन, ऐसे खेल जिनमें धीरज हावी रहता आहार से समृद्ध होना चाहिए। प्रोटीन, मोटा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। करेक्ट आंसर इज सी, कार्बोहाइड्रेट। ट्रेनिंग किसी भी टाइप की आप कर रहे हैं, बिना कार्बोहाइड्रेट के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा पावर बॉडी को देता है। क्वेश्चन नंबर 17, पावर इज डिफाइन एज, शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। स्ट्रेंथ इनटू स्पीड, स्ट्रेंथ अपॉन स्पीड, टाइम अपॉन डिस्टेंस, फोर्स इनटू वेलोसिटी। करेक्ट आंसर इज डी, फोर्स इनटू वेलोसिटी मीन्स बल गुणे वेग। क्योंकि पावर आपको कैसे मिलेगा या पावर की पहचान आप कैसे करेंगे? कितने टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हैं, इससे आपका फोर्स या पावर का पता चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड मेक यूज ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण पद्धति एरोबिक एनारोबिक दोनों ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग करती है? निरंतर, फाटलेक, ताकत, अंतराल। करेक्ट आंसर इज डी, इंटरवल। आप चाहे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं या दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही तरीकों में आपको इंटरवल ट्रेनिंग या इंटरवल लेना जरूरी है, अंतराल होना चाहिए। क्योंकि आप एरोबिक कर रहे हैं, एरोबिक में फास्ट एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप उसमें इंटरवल नहीं लेंगे तो जल्दी थकान आ जाएगी। एनारोबिक कर रहे हैं, उसमें एक्सरसाइजेज अगर फास्ट नहीं भी हैं तो शरीर पावर यूज़ कर रहा है, अगर पावर यूज़ कर रहा है तो थकान उसको आएगी, तो इसलिए इंटरवल उसमें भी चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दैट आर कंप्लीटेड वन आफ्टर अनदर इन 10 शक्ति अभ्यास जो एक के बाद एक पूरे होते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग मेथड, एंडोरेंस ट्रेनिंग मेथड। करेक्ट आंसर इज सी, सर्किट ट्रेनिंग मेथड या सर्किट प्रशिक्षण विधि कह सकते हैं। सतत प्रशिक्षण का मतलब होता है जिसका प्रशिक्षण कंटिन्यू चलता ही रहता है। जैसे अगर हमारी टीम क्रिकेट खेल रही तो कंटिन्यू उसके कहीं ना कहीं मैच लगे हैं तो कंटिन्यू उसका ट्रेनिंग चल ही रहा है। अंतराल परीक्षण का मतलब है कि एक ट्रेनिंग सेशन ओवर हो जाने के बाद उसके बीच में जो गैप हो जाता है। सर्किट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कम से कम 4 चीज़ों से ज़्यादा, जैसे 4 चीज़ों से ज़्यादा का ही सर्किट बनता है। इसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, हॉपिंग, ये सब एक साथ एक्सरसाइज लगी होती हैं। बस ये एक के बाद एक के बाद एक करना रहता है। अगर आपने पहले जंपिंग की तो उसके बाद रनिंग करनी कर ली, फिर कुछ टाइम थ्रोइंग करना, और ये आप सबको एक सेट में ही पूरा करना होता है। इसी को सर्किट ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। एंडोरेंस ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हैं जैसे जिम वगैरह में ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ एन एथलीट विशेष टू रन फास्टर ही शुड, यदि कोई एथलीट तेजी से दौड़ना चाहता तो उसे मूव हिज आर्म फास्टर, रन ऑन टूल्स, कीप्स ऑन हिज हेड बेंड फॉरवर्ड, रेज द नी हायर। करेक्ट आंसर इज डी, रेज द नी हायर। घुटने को आप जितना ज़्यादा ऊंचा उठाएंगे, अगर आप रनिंग तेज़ी से करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21, एज एंड सेक्स डिफरेंस आर एग्जामाइन इन, आयु और लिंग अंतर की जांच की जाती है किसमें? प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। करेक्ट आंसर इज बी, इंडिविजुअलिटी। आयु और लिंग अंतर की जांच के लिए व्यक्तित्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, एन एथलीट शुड रेस्ट एट लीस्ट इन बिटवीन पीरियड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, शक्ति प्रशिक्षण की अवधि के बीच एक एथलीट को कम से कम आराम करना चाहिए। यहाँ पर शक्ति परीक्षण की बात हो रही है, मीन्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो जिम में ही हो सकती है। जिम में अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम से कम जो आपको रेस्ट लेना है वो 48 आवर्स होता है, मीन्स 48 घंटे होते हैं, और मैक्सिमम जो होता है वो 72 घंटे होते हैं। 72 घंटे के बाद आप फिर उसी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, मगर कम से कम आपको 48 घंटे तो रेस्ट लेना है, वरना जो पहले आपने एक्सरसाइज की है 48 घंटे के अंदर वही एक्सरसाइज कर ली तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि मसल्स टिश्यू जब टूटते हैं तो उनके फाइबर्स अलग हो जाते हैं, उस फाइबर को रिपेयर होने में 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्किल ऑफ द विल ट्रांसफर टू हॉकी फ्रॉम सॉसरीज, फुटबॉल से हॉकी में स्थानांतरित होने वाली कौशल है। शक्ति, चपलता, चपलता और लचीलापन, त्वरण एवं गति, गति एवं लचीलापन। करेक्ट आंसर इज सी, त्वरण और गति, मीन्स एक्सेलेरेशन एंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कंट्रोल डेली रूटीन, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिजर्व्स। करेक्ट आंसर इज बी, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब आपका प्रशिक्षण चल रहा है या ट्रेनिंग चल रही तो उसके दौरान परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग ही चल रही है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद देखा जाता है कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेनिंग से पहले, और आप ट्रेनिंग होने के बाद कितना परफॉर्मेंस आपका बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज बोथ कंडीशनल एंड कोऑर्डिनेटिव, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता सशर्त और समन्वयक है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस। करेक्ट आंसर इज सी, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स इंप्रूव योर एरोबिक इंडोरेंस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण पद्धति आपके एरोबिक धीरज में सुधार करती है? इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्किट ट्रेनिंग। करेक्ट आंसर इज बी, फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। फार्टलेग ट्रेनिंग जो होती है, अगर उसका स्वीडिश टर्म देखें तो स्पीड प्ले होता है,
मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो स्पीड से हो या जिस ट्रेनिंग के अंतर्गत स्पीड हो, जैसे कि रनिंग। और इसमें एक चीज़ और रहती है, इसको फास्ट और स्लो दोनों किया जा सकता है अकॉर्डिंग ट्रेनिंग। जैसे रनिंग आप कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, आप स्पीड को मैनेज भी कर सकते हैं, स्पीड को कम भी कर सकते हैं। आपको जैसी स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब फार्टलेग ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। मिक्स ऑफ फास्ट स्लो ट्रेनिंग लाइक रनिंग, जैसे कि दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 27, वेट ट्रेनिंग इन्वेंटेड बाय। वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फ्रेडरिक या, जडरा वोल्मर, जे पेरिन, मार्गन एंड एडमसन। करेक्ट आंसर इज ए, फ्रेडरिक या। ये आंसर आपको कहीं कहीं मिलता है, जब आप इसको अगर सर्च करेंगे तो जल्दी से नेट में भी नहीं मिलता है कि एक्चुअल वेट ट्रेनिंग इन्वेंशन किसने किया था। अगर आपको इसके बारे में एक्चुअल कुछ मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरवल ट्रेनिंग इज मोर सुइटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। अंतराल प्रशिक्षण विकास के लिए अधिक अनुकूल है। एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। करेक्ट आंसर इज बी, स्पीड, गति के लिए। क्योंकि अंतराल प्रशिक्षण से क्या होता है, आपकी मसल्स की रिकवरी होती है, इसलिए इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है, इंटरवल दे दे के उसकी रिकवरी कराई जाती है, जिससे इंप्रूवमेंट होता है और स्पीड बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इंटेंसिटी बी हाई टू मैक्सिमम एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम लोअर। प्रशिक्षण की अवधि किस अवधि में अधिक से अधिक हो और प्रशिक्षण की मात्रा कम हो? प्रतियोगिता की शुरुआत, प्रतियोगिता के बाद, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता से बहुत पहले। करेक्ट आंसर इज सी, प्रतियोगिता के दौरान। प्रतियोगिता के दौरान आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मगर प्रशिक्षण की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण आपको पहले दिया जा चुका है कि इस कंपटीशन में आपको ये काम करना है। तो जब कंपटीशन होता है तो आपको केवल ट्रेनिंग करनी होती है, आपको ज़्यादा बताया नहीं जाता आपको क्या करना है, क्योंकि वो चीज़ तो आपको पहले ही बताई गई है। तो जो चीज़ उस कंपटीशन में यूज होने वाली उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिक्रिया क्षमता, चपलता, गति, पेशी, धीरज। रिएक्शन एबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, मस्कुलर एंडोरेंस। करेक्ट आंसर इज डी, मस्कुलर एंडोरेंस मीन्स पेशी धीरज। मैंने आपको मस्कुलर एंडोरेंस का एक एग्जांपल दिया था। जैसे आप किसी वेट को उठा लेते हैं तो वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं वो मस्कुलर पावर हो जाता है, और अगर आप उस वेट को अधिक देर तक उठाए रहते हैं वो मस्कुलर एंडोरेंस हो जाता है। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया। सेकंड पेपर पर हम लोग आते हैं। सेकंड पेपर क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द एबिलिटी विच हेल्प टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद स्पीड इज नोन एज। उस क्षमता का नाम जो गति के साथ प्रतिरोध को आने में मदद करता है इस रूप में जानी जाती है। अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, धीरज शक्ति, अशक्ति धीरज, स्टैटिक स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर इज बी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक शक्ति, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस के विरुद्ध आपको स्पीड से वर्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्ट रेट फ्लैक्चुएट बिटवीन बीट्स मिनट फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग ट्रेनिंग के दौरान हृदय की दर प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए या होती है? 132, 170, 172, 210, 142, 180, 122, 140। करेक्ट आंसर इज सी, 142, 180। क्योंकि फार्टलेग ट्रेनिंग में आप बीच बीच में पेस को घटाते या बढ़ाते रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उसका लेवल हाई और लो होता रहता है, इसलिए हार्ट बीट 140 to 180 के बीच ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी विच हेल्प टू द मूवमेंट विद ग्रेटर रेंज इज नोन। अधिक रेंज के साथ गति करने में मदद करने वाली क्षमता को जाना जाता है। एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड। करेक्ट आंसर इज बी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, फिटनेस इतनी ज़्यादा इंप्रूव रहेगी, और फिटनेस जब ज़्यादा इंप्रूव रहेगी तो आप जो भी वर्क या ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलेपन को सुधारने की कौन सी विधि नहीं है? बैलिस्टिक विधि, धीमी पारियां धारण विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्टिच विधि, दीपी महादीपी विधि। क्या आप इधर इंग्लिश में देख सकते हैं? बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड, स्लो कंटिन्यूस मेथड। लचीलापन आपको बनाना है तो कंटिन्यू आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसमें स्लो कंटिन्यूस मेथड ना हो तभी बेहतर। अगर स्लो कंटिन्यूस मेथड ज़्यादा रहा तो आप फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लैक ऑफ फिटनेस कैन कॉजेज। फिटनेस की कमी के कारण हो सकता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट, मसल्स क्रैम्प्स,
स्लीपलेसनेस। करेक्ट आंसर इज सी, मसल्स क्रैम्प्स। अगर फिटनेस अच्छी नहीं है तो मसल्स क्रैम्प्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। अधिकतर थाई मसल्स के आसपास क्रैम्प्स ज़्यादा रहते हैं, या कभी कभी काफ में भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा रोहित शर्मा को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जबकि विराट कोहली को कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 7, फास्टर अडॉप्शन प्रोसेस अकर्स टू। तेज अनुकूलन प्रक्रिया किस में होती है? वेगनर्स, हाई परफॉर्मेंस, मॉडरेट परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर इज डी, एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस या अनुभवी कलाकार, क्योंकि वो समय और वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं तो उनकी अनुकूलन प्रक्रिया अच्छी होती है, इसीलिए वो अनुभवी कलाकार होते हैं, या आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मर, एथलीट, प्लेयर, कोई भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट्स स्पीड इज एग्जामाइंड टू बी ए सर्विंग डिसाइडिंग फैक्टर इन। गति की जांच एक निर्णायक निर्णय कारक है। पावर स्पोर्ट्स, एंडोरेंस स्पोर्ट्स, एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स, प्रिसीजन स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज सी, एक्सप्लोसिव स्पोर्ट। जब आप 100 मीटर रन करें या 50 मीटर रन करें तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो आप उसको एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स भी समझ सकते हैं। या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्नैच करना, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि एकदम से उठाना होता है या एकदम से रनिंग करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग नियरली 8000 फीट। ऊंचाई पर प्रशिक्षण लगभग 8000 फीट। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पर या आपके प्रदर्शन पर? मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना प्रदर्शन को बढ़ाता है, प्रदर्शन बिगाड़ता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, प्रदर्शन को बढ़ाता है। ह्यूमन बॉडी में एक सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे अच्छे से उतने ज़्यादा ये पावर जनरेट करती है। जितना ज़्यादा आप इसको रिलैक्स देंगे उतने ज़्यादा ये आपकी परफॉर्मेंस को कमज़ोर कर देगी या वीक कर देगी। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज। लचीलापन विकसित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? सोलो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग, बैलिस्टिक मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, PNF। करेक्ट आंसर इज डी, PNF। PNF जो फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड होता है, वो अधिकतर जिम्नास्ट लोग करते हैं। क्योंकि मैं आपको PNF का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। PNF का मतलब होता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन इज ए मोर एडवांस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की एडवांस फॉर्म होती है। इसमें स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्टिंग सबसे ज़्यादा होता है। अब जैसे इसमें आप होल्ड भी करना है, होल्ड, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये इसकी मेथड प्रक्रिया होती है, ऐसे होता है ये। तो ये जिम्नास्ट लोग ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू। प्रशिक्षण का सुपर मुआवजा प्रभाव किसके कारण होता है? प्रॉपर प्रपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, improper proportion between load and recovery, both, none of these. Correct answer is A, proper proportion between load and recovery। लोड और रिकवरी के बीच उचित अनुपात होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप पर कितना लोड पड़ रहा है, और जब लोड पड़ रहा है तो बॉडी को रिकवरी देने के लिए कितना आप इंटरवल ले रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, अनुपात होता है, उसी को प्रशिक्षण का सुपर मुआवजा इफेक्ट या प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में एक्सटेंडेड ओवर। दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना का विस्तार हो सकता है 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा, 1 साल, 2 से 3 साल, अंतहीन। करेक्ट आंसर ए, 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्टिव जंप्स इज आल्सो कॉल्ड। प्रतिक्रियाशील कूद को कहा जाता है? प्लायोमेट्रिक्स, प्रतिवर्त घटना, सर्किट ट्रेनिंग, चपलता प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर इज ए, प्लायोमेट्रिक्स, क्योंकि प्लायो का मतलब होता है शॉर्ट, और ये यूज़ किस लिए किया जाता है? यूज़ होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक शक्ति के लिए। और किस में यूज़ किया जाता है अधिकतर? शॉर्ट जंप को, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, इन सब में शॉर्ट जंप्स यूज़ की जाते हैं, इनको प्लायोमेट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड मेक यूज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण एक एरोबिक प्रशिक्षण विधि एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों का उपयोग करती है? अंतराल, फार्टलेग, ताकत, निरंतर। इंटरवल, फार्टलेग, स्ट्रेंथ, कंटिन्यूस। करेक्ट आंसर इज ए, इंटरवल। दोनों में इंटरवल ट्रेनिंग का महत्व होता है, क्योंकि बिना इंटरवल ट्रेनिंग के एरोबिक तो फास्ट एक्सरसाइज होती हैं, उसमें आपको थकान जल्दी आएगी। एनारोबिक पावर वाले एक्सरसाइज होती है। अगर दोनों में इंटरवल नहीं लिया तो रिकवरी प्रोसेस नहीं हो पाएगा, और उससे क्या होता है, रिकवरी प्रोसेस नहीं हुआ तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15, लोड इंटेंसिटी इज।
भार तीव्रता है। सेम एज लोड वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम लोड करने के लिए व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक यूनिट पर यूनिट कितना वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्रेनिंग कैन इनहेंस लैक्टेट थ्रेशोल्ड एंड इंक्रीज VO2 मैक्स। कौन सा प्रशिक्षण लैक्टेट सीमा को बढ़ा सकता है, VO2 मैक्स बढ़ा सकता है। अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग, उच्च ऊंचाई प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर इज ए अंतराल प्रशिक्षण या इंटरवल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, मसल्स एक्टिविटी इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन। मांसपेशियों की गतिविधि पूरी तरह से निर्भर करती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नर्व एंड ब्लड सप्लाई, एनवायरमेंट स्टिमुलेशन, न्यूट्रिशनल इनपुट। करेक्ट आंसर इज बी, नर्व एंड ब्लड सप्लाई। तंत्रिका और रक्त की आपूर्ति पर मांसपेशी की पूरी गतिविधि निर्भर करती है कि उसको ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है और नर्व अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, और तीसरी चीज आती है ऑक्सीजन पूर्ण मिल रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्प्रिंटिंग रेसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज। स्प्रिंटिंग दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण कारक है पैर की शक्ति, दिल का आकार, पैर की लंबाई, मांसपेशी, फाइबर के प्रकार। करेक्ट आंसर इज डी, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ट्रेनिंग द सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग इज कास्ट ड्यू टू। प्रशिक्षण के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है। लैक्टिक अम्ल का संचय, एड्रेनालाइन, अधिक ऑक्सीजन का सेवन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ए, लैक्टिक अम्ल का संचय या अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का प्रोसेस ये होता है जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण कर रहे हो और ऑक्सीजन की कमी जब बॉडी को फील होने लगती है, या जिस ट्रेनिंग में जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग में होता क्या है, आप क्यों थकते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड के वर्क के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जितनी ऑक्सीजन को शरीर को चाहिए उतनी जब उसको नहीं मिल पाएगी तो शरीर थकना शुरू हो जाता है, और इसके कारण फिर इसके सिम्टम्स के रूप में उल्टी स्टार्ट हो जाती है, उल्टी जैसा फील होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थर लिडियार्ड्स मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलप्स। आर्थर लिडियार्ड के प्रशिक्षण से क्या विकसित होता है। सामर्थ्य, धीरज, चपलता, गति। करेक्ट आंसर इज बी, धीरज मीन्स इंडोरेंस। अब जो इनका प्रशिक्षण मेथड था ये बेसिकली सर्किट ट्रेनिंग पर आधारित था, ठीक है। और ये मान के चलें केवल 1 महीने का ट्रेनिंग सेशन चलता है, या 1 महीने के लिए इस पर फोकस किया जाता है। फर्स्ट 4 वीक ऑफ ट्रेनिंग से पहले फर्स्ट 4 वीक इसका ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है, जिसमें कि सर्किट ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अप हिल, रनिंग, क्विकली, डाउन हिल, स्प्रिंटिंग। इस तरीके से इस ट्रेनिंग में कई स्टेप्स आते हैं या कई सर्किट आते हैं, हर सर्किट पे आपको अलग अलग वर्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बेटा ब्लॉकर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय। बेटा ब्लॉकर्स ज़्यादा किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, पहलवान, फुटबॉलर, आर्चर, ग्रामीण। करेक्ट आंसर इज सी, आर्चर के द्वारा बीटा ब्लॉकर्स यूज़ किया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स होता क्या है थोड़ा मैं आपको बता दूं। बीटा ब्लॉकर्स को अधिकतर बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स एजेंट कहा जाता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम ये होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने से रोकना। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, चेस्ट पेन, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इनको रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। और बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, नाडोलोल, एटनोलोल। और जब आप बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं तो आपके हार्ट की स्पीड और फोर्स को रिड्यूस मतलब कम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बाय परफॉर्मिंग सिटअप्स यू आर हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन एंड फर्म अप दी मसल्स। सिटअप्स करके आप पेशी को मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं। सोलेस, रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस एब्डोमियस, बाइसेप्स। करेक्ट आंसर इज सी, रेक्टस एब्डोमियस। सिटअप्स करके आप रेक्टस एब्डोमियस को पावरफुल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ लोड आर। भार के महत्वपूर्ण घटक हैं निरंतरता, रिकवरी, विशिष्टता और मात्रा, तीव्रता और प्रगति, तीव्रता और मात्रा। करेक्ट आंसर इज डी, तीव्रता और मात्रा, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, जिसके बारे में मैंने इंटेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में पहले के क्वेश्चन में आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, इन हाई एल्टीट्यूड वन कैन जंप हायर बिकॉज। ऊंचाई पर कोई भी ऊंची कूद कर सकता है, क्योंकि वायु प्रतिरोध कम होता है, मांसपेशियों की शक्ति अधिक होता है, मांसपेशियों की ताकत अधिक होती है, शरीर का द्रव्यमान कम होता है, सतह का गुरुत्वाकर्षण का परिवर्तन
शारीरिक शरीर द्रव्यमान कम और वायु प्रतिरोध कम। करेक्ट आंसर इज सी, सतह के गुरुत्वाकर्षण का परिवर्तन। चेंज ऑफ सरफेस ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट ऑफ डिक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज ड्यू टू, प्रदर्शन क्षमता में कमी की स्थिति के कारण है। अधिभार, अंडरलोड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। अगर आपकी प्रदर्शन क्षमता में कमी आ रही तो ये दोनों कारण है, ओवरलोड है और अंडरलोड है, दोनों इसके कारण हो सकते हैं। या तो आपको जितना प्रदर्शन करना उससे ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही है तो प्रदर्शन खराब हो रहा है, या तो जितना प्रदर्शन की ज़रूरत है उसके लायक प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो दोनों में ही वर्कलोड आपको डिपेंड करना है। ना ज़्यादा वर्कलोड होगा तो प्रदर्शन खराब होगा, और प्रदर्शन को अच्छा बनाने के लिए जितना वर्कलोड चाहिए वो नहीं हो पा रहा तो भी सेम प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज द मेजर रीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ फटीग। जोरदार अभ्यास के दौरान हमें थकान की शुरुआत का प्रमुख कारण क्या है? प्राणवायु ऋण, ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक एसिड का निर्माण, CO2 के स्तर में वृद्धि। करेक्ट आंसर इज सी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब आप ज़्यादा अभ्यास करते हैं या बहुत रनिंग करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग कंटिन्यू आप करते रहते हैं बिना इंटरवल लिए हुए, तो उसमें होता क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, तो थकान जल्दी महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है। जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है उतनी शरीर को नहीं मिल पाती है। ये सब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण होता है। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर 57 क्वेश्चन आंसर की सीरीज दी थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जो ट्रेनिंग आप स्वयं लेते हैं या जो आप खुद से ट्रेनिंग ले रहे हैं वही दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ के सीखने जैसा कुछ नहीं होता, इसमें करके सीखने जैसा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज पसंद आई होगी, और इसके क्वेश्चन आंसर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।